फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इसके अंदर दो टर्म्स जुड़े हुए हैं, ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, ग्रेविटेशनल के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ग्रेविटी कि अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं उनके ऊपर अर्थ के सेंटर से यानी कि अर्थ के मास और उन ऑब्जेक्ट के मास के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वहीं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से उसमें स्टोर होती है। अब सवाल ये है कि वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। देखिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर पहले से कोई फोर्स लग रहा हो उन्हीं पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, बहुत ही फेमिलियर एग्जाम्पल लूंगा एग्जाम्पल स्प्रिंग का। देखिए, इस स्टैंड से एक स्प्रिंग जुड़ी हुई आपके सामने दिख रही है आपको, यानी कि एक फोर्स ऐसा है जिसने इस ऑब्जेक्ट को इसकी पोजीशन पर बनाए हुए रखा है। अगर मैं एक काम करूं कि इस ऑब्जेक्ट को खींचू इस डायरेक्शन के अंदर, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खींचता हूं और यहां पे ले आता हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? क्या ये यहीं पड़ा रहेगा? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पहले से एक फोर्स अप्लाई किया था और हमने अपोजिट फोर्स अप्लाई करके हम इसको यहां ले आए। अगर मैं इसे खींच के लाता हूं तो ये अपनी पुरानी स्थिति में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है पोटेंशियल एनर्जी का, कि पहले से जिसके ऊपर फोर्स लग रहा हो। फॉर एग्जांपल, दूसरा अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो अगर किसी पेड़ पर कोई फल लग रहा हो, जैसे कि एप्पल का एग्जांपल लेते हैं जो न्यूटन के सामने था। न्यूटन के सामने एग्जांपल था कि एप्पल लटक रहा है, अब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसको पुल किया हुआ है पेड़ ने, ऊपर खींच के अपनी अपनी से बांधा हुआ है, तो एनर्जी तो है उस एप्पल के पास। जैसे ही टूटेगा वो नीचे गिरेगा, उसके पास एनर्जी है, नीचे गिरने की एनर्जी है। तो यहां पे यही चीज हमें समझनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर लगती है जिन पे पहले से कोई फोर्स अप्लाइड हो। तो अब यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी? वो एनर्जी जो ग्रेविटी के द्वारा क्रिएट की जाए। फॉर एग्जांपल, अगर ये अर्थ है हमारे पास और इस अर्थ के ऊपर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास था, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां तक खींच के ले आया, मतलब ऊपर मैंने वर्टिकली इसको उठा दिया, सिंपल। अब इसको उठाने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? वो बस सी बात है, फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे इसे ऊपर उठाने के लिए। तो यहां पर जो फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाया और इसको मैं इतना ऊपर, मान लीजिए कि मैं इसको dy ऊपर ले आया, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है मैंने dy कर दिया, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क इज इक्वल टू में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। यानी कि इतना काम करना पड़ा मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जाने के अंदर। अब मुझे पता करना है कि इसका टोटल वर्क क्या होगा। तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा मेरा mg। क्यों लगेगा mg? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मास है वो m है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो स्मॉल g है। तो mg dy। ठीक है, तो यानी कि वर्क इज इक्वल टू में, यहाँ पे मुझे इसका इंटीग्रल लिखना पड़ेगा mg dy। ठीक है, यहाँ पर जो mg है यानी कि जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों आ जाएंगे बाहर। ठीक है, और मैं इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेकर के गया हूं, यानी कि 0 से h तक लेके गया हूं, तो यहाँ पे 0 से h इसकी लिमिट हो जाएगी और dy। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो mgy और यहाँ पे इसकी लिमिट है 0 से h, तो W इज इक्वल टू में mgh। तो ये जो वर्क है यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है, यानी कि U इज इक्वल्स टू के अंदर mgh, यानी कि अर्थ की सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी U इज इक्वल्स टू में mgh। मेरे हिसाब से अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें ध्यान में रखनी है। यहां पर हम लोगों ने mg को बाहर लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसका मास जो है वो कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, मान लिया इस बात को। उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, इस बात को भी मैंने मान लिया। लेकिन अगर मैं इस अर्थ से इस ऑब्जेक्ट को बहुत ऊपर ले जाऊं, तब क्या ये कांस्टेंट रहेंगे दोनों? सोचने वाली बात है, नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जब अपनी हाइट पे जाती है, अर्थ को छोड़ के जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी के अंदर वेरिएशन आते चले जाते हैं। इसी बात को हमें ध्यान में रखना है। देखिए, धरती के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हमने निकाल ली, लेकिन अगर मैं धरती से बाहर जा रहा हूं तब क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं निकालना चाहता हूं। तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोबारा एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मेरी ये जो अर्थ है, अर्थ पे इस बार जो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहां था, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले गया यहां तक। ठीक है, यहां मेरा इस बार ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर मुझे इस ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है
धरती के सेंटर से माननी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर मास ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट का तो काम करेगा ही, साथ में मुझे इस धरती का मास भी लेना पड़ेगा। यानी कि इस सेंटर से इसकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, वो हो जाएगी आर आई, यानी कि आर इनिशियल, और इस सेंटर से इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी आर एफ। इस चीज को मुझे याद रखना है। तो अब यहां से मुझे निकालनी है टोटल वर्क की वैल्यू। तो वर्क की वैल्यू निकालने के लिए वर्क इज इक्वल्स टू में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ इंटू डी वाई होगा। तो और यहाँ पे इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है फोर्स की वैल्यू होगी कैपिटल एम, यानी कि अर्थ का मास, उस ऑब्जेक्ट का मास, और ये कैपिटल जी अपॉन में आर स्क्वायर, और ये जो डी वाई है ये बन जाएगा डी आर, और यहाँ पे लिमिट आएगी आर आई से आर एफ, क्योंकि अपन लोग इसको कहां से कहां तक ले गए, इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको आगे क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि जो कैपिटल जी है ये कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ द अर्थ है वो कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल एम है वो भी कांस्टेंट रहेगा, और अंदर रह जाएगा हमारा 1 में आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ पे लिमिट होगी आर आई से आर एफ, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का 1/r। तो यहाँ पे माइनस पहले बाहर ले आते हैं, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 1/r, और यहाँ पे लिमिट जो है वो हो जाएगी आर आई से आर एफ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैथ्स नहीं है। और जब आप इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, और यहाँ पे आएगा 1/r एफ माइनस 1/r आई। तो ये जो है हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाती है। वहीं अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं इसका एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो वो कैसे निकलेगा, यहां पे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालने के लिए मैं आर आई को मान लूंगा इन्फिनिटी, यानी कि जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसा हमें मान के चलना होगा, क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा फाइनल इनिशियल पोजिशन में जो था उस वक्त उसके ऊपर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लग रही थी, इसलिए इसको 0 मान के हम लोग चल सकते हैं। तो जब यहाँ पे आर आई इजिकल्स टू में 0 हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू बच के आएगी माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन में मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन में आर एफ, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है, यहां ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये जो आपको दिख रहा है नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन का मतलब ये हो गया कि धरती के जितना पास कोई चीज आएगी उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी लगती जाएगी, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो नेगेटिवली बढ़ेगी और वो तेज होता जाएगा, और जितना तेज होगा उतनी बुरी तरीके से गिरेगा। जैसे कि कॉमेट्स गिरते हैं, जैसे जैसे धरती के पास आते जाते हैं उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। ये तो बहुत कॉमन सेंस सी बात है कि जैसे जैसे आप धरती के पास आते चले जाएंगे आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता चला जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, और वो बढ़ गई तो इसका मतलब एनर्जी भी बढ़ जाएगी, लेकिन वो बढ़ेगी नेगेटिवली। और इसी बात को हमें ध्यान में रखना है, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी तो क्या थी, वो थी mgh, और हमारे बाहर मतलब अर्थ के बाहर जाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी वो क्या थी, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर एफ। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। वैसे इसमें इतना कुछ हार्ड नहीं है, अगर आपने पहले वेरिएशंस पढ़ा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर तो आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊँ, लेकिन इसके बाद भी अगर मुझसे कोई गलती होती है या क्वेरी आपको कोई रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही और आपको वीडियो समझ में भी आई होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।